हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों स्वागत है आज के सेशन में हाउस प्रॉपर्टी का। ये आज हम लोग रिवीजन चालू कर रहे हैं। इसके अंदर हम फास्ट ट्रैक क्लास के अंदर मैं आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी की 2 क्लासेस लूंगा, जिसके अंदर मैं आज आपकी पहली क्लास के अंदर आपको हाउस प्रॉपर्टी के कुछ टॉपिक करवाऊंगा अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी की सेकंड क्लास, जिसके अंदर बाकी के क्वेश्चंस करेंगे और टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों, मुद्दे पे स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की जो शुरुआत है वो सेक्शन नंबर 22 से लेकर 28, सॉरी 22 से लेकर 27 तक कवर्ड है। बोलो हाँ या ना। है ना। सैलरी हम इससे पहले कर चुके हैं, अभी हम हाउस प्रॉपर्टी कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 22 से लेकर 27 तक क्या होता है? हाउस प्रॉपर्टी, जिसके अंदर अगर हम बात करें बेसिस ऑफ चार्ज, क्या बात करें? बेसिस ऑफ चार्ज। जैसे सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होता है दोस्तों सेक्शन नंबर 15, वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन नंबर 22। इज दैट क्लियर एवरीवन? नाउ आपको यह समझना है कि सर सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है। देखो पहले तो एक बात समझो, अभी एक अमेंडमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, और वो ये कह रहा है रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज के बाद जितनी भी रेंटल इनकम आती है हाउस प्रॉपर्टी से, वो पहले क्या हुआ करती थी, हाउस प्रॉपर्टी हेड में शेल बी टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। पहले पीजीबीपी में टैक्सेबल होती थी अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी से किराए का काम करता था। ठीक है, तो मैं कहा क्या करता था, मैं बिजनेस इनकम शो करता था अगर मैं उसका काम करता हूँ, रेगुलर एक्टिविटी है तो। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करके बजट 2024 में इसको क्या कर दिया कि जो भी हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम आएगी वो हमेशा ही हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी, चाहे मेरा बिजनेस ही क्यों ना हो। ठीक है, तो अब से इस तरीके से होगा। नाउ अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 22 की, तो सेक्शन नंबर 22 इज अबाउट कि जो एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी है ना। देखो द एनुअल वैल्यू, मैं थोड़ा सा समराइज वे में यहीं पे लिख रहा हूं। ठीक है, द एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी comprising of building and land connected thereto, of which assessee is owner, of which assessee is owner, is chargeable to tax, is chargeable to tax under the head income from house property, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो कहता है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर क्या होनी जरूरी है, बताओ? बिल्डिंग होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है? बिल्डिंग। और असेसी क्या होना चाहिए? मालिक होना चाहिए। असेसी क्या होना चाहिए? मालिक। और एक और बात, उस प्रॉपर्टी को आप अपने बिजनेस के लिए यूज नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? अगर आप उसको बिजनेस के लिए यूज करोगे ना, तो ऐसे केस में वो इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रॉपर्टी का किराए का काम, मैं ये कह रहा हूं उस प्रॉपर्टी में आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते। क्या मेरी बात समझ में आई? सो अगर हम लोग इन सारी पॉइंट्स को कंप्लीट करें तो इसमें कुछ कंडीशंस नजर आती हैं। सो कंडीशंस क्या है? कंडीशंस ऑफ चार्जेबिलिटी, कंडीशंस ऑफ चार्जेबिलिटी। तो हम लोग समझते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी का किराया जो हम लोग पे इनकम कमाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट कमा रहे हैं, उस पर हमें टैक्स देना है। ठीक है, और वो तब देना है जब हम प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। और बिल्डिंग होनी जरूरी है, क्योंकि जो लैंड है ना, ओनली लैंड, वो टैक्स अगर उसको रेंट पे देते हैं तो वो टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में, या फिर पीजीबीपी भी हो सकता है। बट अगर हम बात करें कि आप बिल्डिंग के ओनर हो, बिल्डिंग है उसके अंदर, तो वो हाउस प्रॉपर्टी है, और वो टैक्सेबल कहां होगा? हाउस प्रॉपर्टी में ही होगा। नंबर 1 कंडीशंस फॉर चार्जेबिलिटी के अंदर, पहला, दैट प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट
ऑफ बिल्डिंग, कह रहा है बिल्डिंग होनी जरूरी है, क्योंकि क्योंकि अगर ओनली लैंड रेंट पे दी, ओनली लैंड रेंट पे दी, ये कहां होगा, ये टैक्सेबल होगा, शैल बी टैक्सेबल आइदर अंडर द हेड अदर सोर्सेज और पीजीबीपी। बोलो हाँ यहाँ, तो या तो ये अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा या पीजीबीपी में। क्या ये बात क्लियर है? नंबर 2, प्रॉपर्टी में बिल्डिंग होनी जरूरी है। नंबर 2, ओनर ओनर सॉरी असेसी मस्ट बी द ओनर, असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। असेसी प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए, ओनर होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक बात है, क्योंकि अगर असेसी खुद किराएदार है और आगे किराए पर देता है तो वो इनकम कहां जाएगी, अगेन अदर सोर्सेस पे। लिखो ये बात भी, इफ द assessee is himself is tenant of house property and he sublets it सबलेट का मतलब क्या हुआ कि आप इसको किसी और को किराए पर देते हो, देन द इनकम shall be taxable under the head, shall be taxable under the head, कहां टैक्सेबल हो जाएगा, अदर सोर्सेस। और पीजीबीपी एज द केस में भी, मतलब डिपेंड करता है कि मेरा क्या यही काम है कि मैं किराए पर लेता हूं और आगे किराए पर देता हूं, ठीक है। अदरवाइज ये अदर सोर्स और पीजीबीपी में से कहीं पे टैक्सेबल हो जाएगा। नंबर 3, असेसी शुड नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने अपने बिजनेस या प्रोफेशन के लिए यूज किया तो वो इनकम कहां टैक्सेबल हो जाएगी, उसके पीजीबीपी में। ठीक है जी, याद रहे, एक नोट में लिखवा रहा हूं जो कि लेटेस्ट है। इफ assessee is engaged in letting out of house properties and it is his business, मतलब वो यही काम करता है, still such rental income shall be taxable under the head हाउस प्रॉपर्टी ओनली। बच्चों यही केस पहले कहां टैक्सेबल होता था, पीजीबीपी में। अर्लियर इट वाज पीजीबीपी, बट अब क्या हो गया, अदर हाउस प्रॉपर्टी। ये है बजट 2024 हाउस प्रॉपर्टी की अमेंडमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको याद रखना है बच्चों। इसके अलावा अब हमें क्या याद करना है, तो सेक्शन नंबर 22 तो यही था, कंडीशंस ऑफ चार्जेबिलिटी। फिर इसके बाद अब तो इसमें 3 बातें याद हो गई, एक तो ओनर होना चाहिए, दूसरा बिल्डिंग होनी चाहिए, नंबर 3 आप बिजनेस के लिए उसको यूज नहीं कर सकते। अब अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 23 की, तो सेक्शन नंबर 23 पता क्या है? सेक्शन नंबर 23 कहता है एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, साल की वैल्यू, इसी पर हम टैक्स लगाते हैं। अब एनुअल वैल्यू को निकालने से भी पहले हम लोग क्या निकालेंगे, 23(1) एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। बच्चों एक तो हमें एनुअल वैल्यू समझना है लेट आउट का, फिर हम सीखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड का। अभी हम बात कर रहे हैं लेट आउट का। लेट आउट का एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे,
हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या फाइंड आउट करते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जीएवी कहते हैं इसको। इसमें से हम माइनस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या फाइंड आउट करते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस। ये म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करने के बाद पता है क्या आता है? एनुअल वैल्यू। ये है हमारा एनुअल वैल्यू। तो जीएवी निकाला, उसमें से हाउस टैक्स माइनस किया, हमने एनुअल वैल्यू निकाल लिया। साल के इनकम मेरी कितनी होगी उसको निकालने से पहले हमें जीएवी निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, और उसमें से जितना हमने हाउस टैक्स पे किया है ड्यूरिंग द ईयर वो माइनस करके साल का वैल्यू आ जाएगी। उस पर हमें गवर्नमेंट को क्या देना है? टैक्स, एनुअल वैल्यू। क्या यहां तक क्लियर है सबको? नाउ ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होता है? राइट डाउन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। दोस्तों ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए चार वैल्यूज। एक चाहिए होता है म्युनिसिपल वैल्यू। क्या चाहिए होता है? म्युनिसिपल वैल्यू। एक चाहिए होता है फेयर रेंट। एक चाहिए होता है स्टैंडर्ड रेंट। और एक चाहिए होता है एक्चुअल रेंट। तो जनरली हम क्या करते हैं, ये वो वैल्यू है जो कि म्युनिसिपल डिपार्टमेंट ने हमें बताई होती है, साल की वैल्यू। ये आपको एमसीडी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। दिल्ली के अंदर एमसीडी है, हर स्टेट के लिए अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो लोग इस वेबसाइट पे इसकी वैल्यू अपडेट करते हैं। ये है वो वैल्यू, साल की वैल्यू। फिर है साल का फेयर रेंटल। फेयर रेंटल इस आसपास का रेंट, जो आपकी प्रॉपर्टी का रेंट आसपास चल रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। ठीक है, जो भी रेंट चल रहा है आसपास, सिमिलर लोकेशन सिमिलर प्रॉपर्टी। फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? जो साल का रेंट है, जो कि डिस्प्यूट के केस में क्लेम किए जा सकते हैं, कि कल को अगर कोई लड़ाई हो जाती है लैंडलॉर्ड की टेनेंट के साथ, तो डिस्प्यूट के वक्त कितना रेंट हम रिकवर कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, और लास्ट है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट इज कि जितना आपको एक्चुअल में रिसीव हुआ। तो दोस्तों हमें करना क्या है पता है? ये चार वैल्यूज हैं, इन चार वैल्यूज को कंपेयर करना है, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल भी यकीन नहीं करता जो आप बताओगे वो सही बताओगे। इसलिए वो कहता है पहले म्युनिसिपल वैल्यू को कंपेयर करो किसके साथ? फेयर रेंट के साथ। और जो भी इनमें से क्या होगा? हायर होगा, वो हम लोग ले लेंगे। जो भी इनमें से क्या होगा? हायर। फिर हायर वैल्यू को कंपेयर करेंगे किसके साथ? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। किसके साथ कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट के साथ। और फिर जो इनमें से क्या होगा? लोअर, हम उसको ले लेंगे। और इसी लोअर को हम बोलते हैं दोस्तों एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट, ईआर। दोस्तों ये एक्सपेक्टेड रेंट वो रेंट है जो मिनिमम रेंट है कि आपको मिलना चाहिए। इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? एक्चुअल रेंट रिसीव के साथ, विच एवर इज हायर। जो ये अमाउंट आएगा ना दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो बताओ ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे आएगा? सबसे पहले चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। फिर इनमें से कंपेयर करने के बाद जो हायर अमाउंट आया उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया, विच एवर इज लोअर। फिर लोअर को कंपेयर किया एक्चुअल रेंट क्या है, विच एवर इज हायर, वो आएगा जीएबी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? दोस्तों अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट क्या? म्युनिसिपल वैल्यू, तो दोस्तों नील मान लेना। अगर फेयर रेंट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट हो तो आप फॉर्मूले से निकाल लेना। कैसे निकालेंगे? एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जितने टाइम के लिए आप क्या हो? ओनर हो ड्यूरिंग द ईयर, उतने टाइम के साथ इसको क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो म्युनिसिपल वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? नील मान लेंगे। फेयर रेंट नहीं है तो एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप। स्टैंडर्ड रेंट नहीं है तो हम लोग इसको नॉट एप्लीकेबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे? नॉट एप्लीकेबल। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? और एक्चुअल रेंट तो साइलेंट होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, वही तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं दोस्तों। तो समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम लोग 23(1) पढ़ रहे हैं, एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी, जिसमें हम जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं, एनुअल वैल्यू आता है। फिर हम लोग उस एनुअल वैल्यू को जीएबी को निकालने के लिए चार वैल्यू से कंपैरिजन करते हैं। ये कुछ इस प्रकार। और क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हमें कुछ अजम्पशन लेनी पड़ती है कि म्युनिसिपल वैल्यू साइलेंट है तो हम लोग नील मान लेंगे। फेयर रेंट साइलेंट है तो एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ ओनरशिप ड्यूरिंग द ईयर मान लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट नॉट एप्लीकेबल मान लेंगे। एक्चुअल रेंट साइलेंट होने का मतलब ही नहीं बनता। दोस्तों आगे आ जाते हैं।
आगे आ जाते हैं दोस्तों। आपको और क्या बातें जानने की जरूरत है, वो है अनरियलाइज रेंट। ना दोस्तों, अनरियलाइज रेंट इज नथिंग बट रेंट विच इज नॉट रियलाइज्ड। सीधी सी बात है, आपको रेंट ड्यूरिंग द ईयर नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो भी साल का रेंट होगा, एनुअल रेंट, उसमें से अनरियलाइज रेंट माइनस कर देंगे जो हमें रेंट नहीं मिला। बोलो हाँ या ना। और ये आ जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव। क्या आ जाएगा? एक्चुअल रेंट रिसीव। बोलो यस और नो। तो साल का रेंट, उसमें से जितना अनरियलाइज रह गया वो माइनस कर दो, फिर जो बचेगा वो एक्चुअल रेंट रिसीव आ जाएगा। इसको बोलते हैं अनरियलाइज रेंट। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज। अनरियलाइज का यही बेनिफिट होता है कि आप इसको इसमें से माइनस कर सकते हो। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड रेंट के बारे में, किसके बारे में बात करें? स्टैंड उसको अनरियलाइज कह रहा हूं। अगला है लॉस ड्यू टू वैकेंसी के बारे में। तो इसमें भी कुछ रूल्स हैं। अब इसमें क्या रूल है? रूल नंबर 1। अच्छा, इसमें ना मैं अपने कुछ चेंज कर दिया है। पहले जो कैलकुलेशन होती थी, हम लॉस ड्यू टू वैकेंसी में कुछ और करते थे, अब कुछ और कर रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से सुनना। इफ ए आर लॉस, अच्छा पहली बात, लॉस ड्यू टू वैकेंसी है क्या चीज? जब प्रॉपर्टी खाली होगी, खाली होगी तो रेंट नहीं मिलेगा। जब रेंट नहीं मिलेगा तो तुम्हें लॉस होगा कि नहीं होगा? वो लॉस तुम अपने जो जीएवी है उसमें से माइनस करना चाहते हो। तुम कह रहे हो कि मेरे को उसके पे टैक्स नहीं देना, हाँ तो लॉजिकल है, तुम्हें टैक्स नहीं देना चाहिए। इफ ए आर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, वैसे लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कहां से करना चाहिए? लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कहां से करना चाहिए? लॉस ड्यू टू वैकेंसी ऑब्वियस है कि हम किस में से माइनस करेंगे? एनुअल रेंट में से ही माइनस करेंगे। साल का जितना रेंट है उसमें से जितना रेंट नहीं मिला है ना, जो वेकेंट रही उसकी वजह से रेंट नहीं मिला, उसका जो लॉस है वो उसी में से माइनस करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? एनुअल रेंट में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी भी क्या कर देनी चाहिए? माइनस। क्या मेरी बात समझ में आई? और यह आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव। अब तुम बोलोगे सर अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों हो तो, एक ही क्वेश्चन में अगर दोनों हो तो पहले अनरियलाइज रेंट माइनस करेंगे, फिर लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करेंगे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। इसमें रूल वन ये है कि अगर ए आर लेस है किससे? ई आर से। नाउ व्हाट इज ई आर? अभी हम डिस्कस कर रहे थे ई आर क्या चीज है। ये देखो, ई आर इज एक्सपेक्टेड रेंट। क्योंकि लॉस ड्यू टू वैकेंसी मैंने माइनस कर दिया, अगर लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करते ही ए आर ई आर से क्या हो गया? कम। मैं लिख देता हूं, ड्यू टू द रीजन ऑफ लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अगर ए आर ई आर से कम हो रहा है, उसका रीजन क्या है? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अगर ए आर ई आर से कम हो रहा है, उसका रीजन लॉस ड्यू टू वैकेंसी है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में देन ए आर इज ट्रीटेड एज जीएवी। हम ए आर को ही जीएवी मान लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर ए आर कम हो रहा है किससे? ई आर से। वैसे तो ए आर और ई आर विच एवर इज हायर लेते हैं ना। ये देखो, हम ए आर और ई आर विच एवर इज हायर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? यस, वही लेते हैं, ए आर और ई आर विच एवर इज हायर। बट अगर ए आर कम हो गया, क्यों? क्योंकि लॉस ड्यू टू वैकेंसी आ गया, उसकी वजह से उसमें माइनस किया तो लॉस ए आर क्या हो गया? कम। एक्चुअल रेंट कम हो गया। अब कम हो गया किससे? कम हो गया ई आर से। और उसका रीजन लॉस ड्यू टू वैकेंसी ही है। तो ऐसे केस में ए आर इज ट्रीटेड एज जीएवी। तो रूल नंबर 2, if AR is less than ER due to any other reason, अगर किसी और रीजन से, लॉस ड्यू टू वैकेंसी की वजह से नहीं, मतलब पहले से ही AR ER से कम है, अगर पहले से ही AR ER से कम है, ठीक है, देन ER इज ट्रीटेड एज GAV। खत्म, ये रूल लग जाएगा। अच्छा, हम पहले क्या करते थे? इस ईआर में से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस करते थे, अब नहीं करना, ईआर को ही जीएवी मान लेंगे। ओके। रूल नंबर 3, इफ एआर इज मोर देन, इज ग्रेटर देन ईआर, इवन आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी डिडक्ट होने के बावजूद एआर ईआर से क्या आ रहा है? बताएं, एआर ईआर से क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है, तो भाई साहब तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, विच एवर इज हायर ही लेते हैं। देन एआर
इज ट्रीटेड एज जीएवी। बताओ समझ में आया कि नहीं? 3 रूल है। अगर एआर ईआर से कम है उसका कारण लॉस्ड वैकेंसी है तो एआर को जीएवी लेंगे। अगर एआर ईआर से कम है उसका कारण लॉस्ड वैकेंसी नहीं है, कोई और कारण है, तो ईआर को जीएवी लेंगे, विच एवर इज हायर लेते हैं। और अगर एआर ईआर से ज्यादा है और उसका रीजन उसका एआर ईआर से ज्यादा है और लॉस्ड वैकेंसी में माइनस कर दिया उसके बावजूद भी, तो एआर को ही जीएवी लेंगे। समझ में आया कि नहीं? आओ दोस्तों इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इस क्वेश्चन के आंसर्स को भी हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। इज दैट क्लियर? ये जो आंसर्स हैं मैंने अब जो रिसेंट क्लासेस हुई हैं दोस्तों मैंने इसको करेक्ट करवा दिया है। इसका रीजन ये है कि सीए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने अपना तरीका चेंज किया है। उसमें से लॉस्ट ड्यू वैकेंसी पहले माइनस किया करते थे, वो माइनस अब नहीं कर रहे। तो मैं अपने आंसर्स को करेक्ट यहां पे कर रहा हूं, आप लोग प्लीज जरूर देखो। हाउस प्रॉपर्टी ए की बात करते हैं जरा। हाउस प्रॉपर्टी ए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 3। हाउस प्रॉपर्टी ए। अभी हमारा जो टारगेट है वो प्रेजेंटेशन नहीं है, अभी आप लोग बस ऐसे ही सीखो। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है? 140। फेयर रेंट कितना है? 145। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 142। और एक्चुअल रेंट दिया है, अगर साल का पूरा साल का किराया दिया हुआ है 168। अब एक्चुअल रेंट पूरे साल का 168 है, जिसमें से अनरिलाइज्ड रेंट माइनस कर दो पहले। तो अनरिलाइज्ड रेंट कितना है? 14, तो ये आ रहा है 154। फिर इसके बाद 7,000 रुपए का लॉस ड्यू वैकेंसी भी है, तो लॉस ड्यू वैकेंसी क्या कर सकते हैं? माइनस, वो भी माइनस कर दो। 7 कितना है? 147, तो यहां लिखेंगे 147। अब बताओ विच एवर इज हायर? 145। विच एवर इज लेस? 142। विच एवर इज, अब देखो एआर माइनस करने, ईआर लॉस ड्यू वैकेंसी माइनस करने के बावजूद भी ज्यादा आ रहा है, तो आंसर मेरा क्या होगा? आंसर मेरा क्या होगा? एआर 147, ये आ गया मेरा जीएवी। बताओ हाँ या ना? तो पहले पार्ट का आंसर चाहे इसके अंदर हमारा सेम आ रहा है, बट फिर भी मैंने यहां पे हटा दिया, वैसे तो सेम ही आ रहा है पहले पार्ट का, तो ठीक है, क्योंकि वो रूल 2 जहां पे लगेगा ना वहां प्रॉब्लम आएगी। आओ जरा हाउस बी देख लेते हैं। हाउस बी, दोस्तों हाउस बी की अगर हम बात करें तो म्युनिसिपल वैल्यू आपको दिया है 180, फेयर रेंट दिया है आपको 185, स्टैंडर्ड रेंट दिया है आपको 175, और एआर आपको दिया है, एआर इस साल का रेंट 168, जिसमें से माइनस किया आपने क्या? लॉस ड्यू वैकेंसी विच इज नहीं, उसमें से अनरिलाइज्ड पहले माइनस किया विच इज 42, विच इज 126, और फिर लॉस ड्यू वैकेंसी माइनस किया विच इज 14, तो ये आ रहा है 112। बताओ विच एवर इज हायर? 185। विच एवर इज लेस? 175, तो ये आ गया मेरा ईआर। अब एआर ईआर से कम है, क्या उसका कारण लॉस ड्यू वैकेंसी है? ये कैसे पता चलेगा? जैसे ही मैं इस एआर के अंदर लॉस ड्यू वैकेंसी ऐड कर दूं, तो क्या मेरा एआर अभी भी कम आ रहा है? हाँ, किससे? ईआर से। एआर मेरा अभी भी कम आ रहा है, किससे? ईआर से। इस वजह से हम ईआर को ही क्या मानेंगे? जीएवी। ईआर को ही क्या मानेंगे? जीएवी। पहले से ही कम आ रहा है, ईआर को ही जीएवी मानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ईआर को जीएवी मानेंगे, तो इसलिए इसका आंसर सेकेंड रूल लगने की वजह से 175 आएगा। कितना आएगा? 175। ठीक है जी, ये हो गया हाउस बी का आंसर। हाउस सी की अगर हम बात करें, म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया है? 60। एफआर कितना दिया है? 64.5। एसआर कितना दिया है? 63। एआर कितना दिया है? 72। विच एवर इज हायर? 72 नहीं, इसमें से माइनस भी करना है अभी। 72 जिसमें से माइनस करो पहले अनरिलाइज्ड रेंट, अनरिलाइज्ड रेंट है ही नहीं, ओ तो लॉस ड्यू वैकेंसी माइनस कर दो, फिर 30 है, सीधा सीधा लॉस ड्यू वैकेंसी 30 है, तो वो हटा दो, तो ये बना 42। विच एवर इज हायर? 64.5। विच एवर इज लेस? 63। तो ईआर है तुम्हारा 63 और एआर कम आ रहा है, और उसका कारण लॉस ड्यू वैकेंसी है। बताओ कैसे? जैसे ही मैं ये 30 वापस ऐड कर दूंगा ना, तो एआर ईआर से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि एआर ईआर से कम, उसका रीजन लॉस ड्यू वैकेंसी है। और अगर ऐसा है उसका रीजन लॉस ड्यू वैकेंसी है, तो हम लोग उस केस में क्या करेंगे? एआर को ही जीएवी ले लेंगे। बोलो हाँ या ना? ये देखो, एआर को ही जीएवी ले लेंगे।
यानी आंसर क्या होगा बताओ? यही होगा जीएवी। क्या ये बात क्लियर है? हाउस डी की बात करते हैं दोस्तों, हाउस डी की बात करते हैं। हाउस डी की अगर हम बात करें तो एमवी कितना है? 140। एफआर कितना है? 145। एसआर कितना है? 142। एआर कितना है? 168। बट उसमें से माइनस कर देंगे क्या? अनरियलाइज्ड रेंट विच इज 70, विच इज 98। और फिर उसके बाद लॉस ड्यू टू वैकेंसी विच इज 42। लॉस 42, ये आ जाएगा 56। बच्चों ये 56। विच एवर इज हायर 145, विच एवर इज लेस 142। तो बच्चों मेरा अगर हम लोग देखें तो ईआर तो आ गया, कितना आ गया? 142। अब एआर ईआर से कम है कि नहीं है? और उसका कारण क्या? लॉस ड्यू टू वैकेंसी है? नहीं, लॉस ऐड किया, पहले से ही कम था, पहले से ही कम था तो ईआर को ही जीएवी उठाएंगे। इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? ईआर जीएवी। इज दैट क्लियर? ईआर ही जीएवी होगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? 142। क्या ये बात क्लियर है? इसको आप अपने बुक्स में, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं मैं उनको क्लियर कर देता हूं। 142 पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं पहले? हाँ, अमेंडमेंट्स किससे देख रहे हैं? हाउस ई, हाउस ई। बच्चों हाउस ई की अगर हम बात करें तो हाउस ई में एमवी की बात करें तो एमवी कितना है बताओ? एमवी कितना है? 231। एफ आर कितना है? एफ आर 262। एस आर कितना है? 241। और एफ ए आर कितना है? ए आर वैसे तो 252 है, इसमें से माइनस करेंगे क्या? अनरियलाइज्ड रेंट विच इज 42, विच इज 210। और इसमें से लॉस ड्यू टू वैकेंसी माइनस कर दो विच इज 105। तो ये बचेगा 105। विच एवर इज हायर 262, विच एवर इज लोअर 241। तो ये मेरा क्या आ गया? ईआर। अब एआर ईआर से कम आ रहा है और उसका कारण क्या? लॉस ड्यू टू वैकेंसी है। मैंने लॉस ड्यू टू वैकेंसी क्या कर दी? वापस ऐड कर दी। लॉस ड्यू टू वैकेंसी 105 थी सर, ऐड करने के बावजूद भी एआर जो है वो कम ही आ रहा है। किससे? ईआर। देखो 105 ऐड कर दूंगा 210 बनेगा, अभी भी एआर कम आ रहा है, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा? ईआर ही माना जाएगा, जीएवी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा 241। यस, 241। इज दैट क्लियर? और कौन सा ठीक किया था? 241 हाउस डी का ठीक किया था मैंने। हाउस डी का आ रहा है ईआर 142 और मेरे ख्याल से इसका आ रहा है 175। बस, क्या ये बात सबको क्लियर है? तो इसी प्रकार आपको करना है, रूल्स आपको पता है। इज दैट क्लियर? नाउ पता है कि अगर आपको आज अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन चाहिए ना, तो आपको कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। रूल्स फॉर अनरियलाइज्ड रेंट, रूल्स फॉर अनरियलाइज्ड रेंट। अगर मैं अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूं तो कुछ शर्तें हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं। हमारी पहली शर्त होगी टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड। बोनाफाइड का मतलब क्या हो गया? रियल, जेन्युइन। नंबर दो डिफॉल्टिंग टेनेंट must have vacate the property. Or steps have been taken to vacate him from the property. नंबर तीन डिफॉल्टिंग टेनेंट is not in occupation of property
ऑफ असेसी, कोई और प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेशन में वो नहीं होना चाहिए, कोई और प्रॉपर्टी उसके हाथ में नहीं होनी चाहिए। और नंबर 4, असेसी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट रिकवर करने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपना के देख लिए किसने, असेसी ने। अगर ये चारों शर्तें पूरी होंगी ना तो ही हम एनुअल रेंट में से माइनस कर पाएंगे अनरियलाइज रेंट को, वरना हम अनरियलाइज रेंट को एनुअल रेंट में से माइनस नहीं कर पाएंगे। 4 शर्तें, टेनेंसी मस्ट बी बोनाफाइड मतलब रियल एग्रीमेंट होना चाहिए। नंबर 2, डिफॉल्टिंग टेनेंट मस्ट हैव वकेट द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खाली कर देनी होनी चाहिए। नंबर 3, डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, वो कोई और प्रॉपर्टी के ऑक्यूपेशन में नहीं होना चाहिए। नंबर 4, असेसी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स फॉर रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। नेक्स्ट मुद्दा हमारा है दोस्तों म्युनिसिपल टैक्स के बारे में। म्युनिसिपल टैक्स, हाउस टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, लोकल टैक्स, बहुत सारे नाम है इसके, सीवरेज टैक्स, बहुत सारे नाम है इसके। दोस्तों ये जो टैक्स होता है ना, इसकी आपको डिडक्शन मिलती है। क्या मिलती है? डिडक्शन। बट कुछ शर्तें हैं, टू कंडीशंस इज टू बी सेटिस्फाइड। टू कंडीशंस इज टू बी सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, कि जो ये टैक्स है ना, सच टैक्स इज borne by ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो ही उसको बियर करेगा, ही शुड बी द लायबल। नंबर 2, सच टैक्स इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। सच टैक्स इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब आपने एक्चुअल में ड्यूरिंग द ईयर क्या किया है? पे किया है। याद रहे, वो टैक्स जो आप एक्चुअल पे कर रहे हो, सच टैक्स मस्ट हैव बीन ड्यू अर्लियर। इसका मतलब यह भी है कि एडवांस म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड, मतलब उसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी जो एडवांस में आप म्युनिसिपल टैक्स पे कर रहे हो। बट म्युनिसिपल टैक्स अगर ड्यू था और आपने क्या कर दिया, आपने ड्यूरिंग द ईयर पे कर दिया, मतलब पुराना कोई टैक्स है वो पे कर दिया, या ड्यूरिंग द ईयर पे था वो पे कर दिया, तो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो बताओ, सच टैक्स इज बोर्न बाय ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 2, सच टैक्स इज एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर। ये दोनों शर्तें पूरी करते हो तो आपको हाउस टैक्स की क्या मिलती है? डिडक्शन। इज दैट क्लियर? एवरीवन? अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। अगर मैं डिडक्शंस की बात करूं तो डिडक्शंस के अंदर 2 तरह की डिडक्शन आती हैं। पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन नंबर 24A। बच्चों ये डिडक्शन सबको मिलती है जिसके पास भी जो भी प्रॉपर्टी का मालिक है और उसको रेंट मिल रहा है, तो इसकी डिडक्शन फिक्स होती है बच्चों, और वो है कितनी? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। जो भी एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30% उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी, जो कि फिक्स है। नंबर 2, स्टैंडर्ड रेंट के बाद आ जाता है दोस्तों क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, सेक्शन नंबर 24B। अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हो तो वट एवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज ड्यू, तो इस इंटरेस्ट की आपको क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। इंटरेस्ट जो है ना वो इसलिए है क्योंकि आपने लोन लिया है, किसके लिए? परचेज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। सो इफ लोन हैज बीन टेकन फॉर परचेज
oblique construction, then interest on it shall be allowed as deduction. उस इंटरेस्ट की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। इसमें दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक होता है इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, एक इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। वट एवर अमाउंट ऑफ लोन इज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, the interest on it shall be allowed as deduction. Sorry everyone, इधर ध्यान देते दोबारा। Whatever amount of loan is outstanding during the previous year, the interest on it shall be allowed as deduction. तो previous year में जो भी लोन पेंडिंग होगा उसका जो इंटरेस्ट होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। ये कहता है इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। इज दैट क्लियर? और एक होता है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। नाउ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में क्या है? वट एवर अमाउंट ऑफ लोन is outstanding during the previous year, the interest during the pre-construction period, the interest on it shall be allowed as deduction. इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, उसकी जो डिडक्शन है वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलती है। किसकी? इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है अभी रुक जाओ, अभी समझते हैं। बट वट एवर अमाउंट ऑफ लोन इज आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, द इंटरेस्ट ऑन इट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में आपको डिडक्शन मिल जाती है। बोलो हाँ या ना? बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। तो जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन क्या हो गई? कंप्लीट है ना, उस ईयर से आपको डिडक्शन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो हमारा पहला साल होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ना प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 2 केस हो सकते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में 2 केस हो सकते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब है कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब है कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड। अब ये जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसके 2 केस हो सकते हैं। एक केस, इफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट इज बिफोर डेट ऑफ रीपेमेंट। अगर लोन को चुकाने से पहले, लोन को रीपे करने से पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट पहले आ गई। कौन सी डेट पहले आ गई? कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट। तो भी हम उसको प्री कंस्ट्रक्शन। अब इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा बताओ? इसमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा भाई? देखो, कंस्ट्रक्शन खत्म होने से पहले आपका लोन लोन जो है वो अपने बाद में चुकाया है, बट कंस्ट्रक्शन पहले खत्म हो गई। तो इस केस में
जिस डेट पर आपने क्या लिया लोन, या अगर लोन के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो कंस्ट्रक्शन की डेट लेंगे। लोन के बाद कंस्ट्रक्शन की, अगर लोन लेने के बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है तो कंस्ट्रक्शन की डेट लेंगे जिस डेट पे स्टार्ट हुई। तो डेट ऑफ लोन टू 31st March immediately preceding the date of completion of construction. Is that clear? डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेकर जिस डेट पर कंस्ट्रक्शन खत्म हुई ना उससे पहले के 31 मार्च तक, ये वो पीरियड है। और अगर जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट इज आफ्टर डेट ऑफ रीपेमेंट, यानी रीपेमेंट पहले हो गई है, यानी लोन की रीपेमेंट क्या हो गई पहले, अगर ऐसा होगा तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, डेट ऑफ बोरोइंग ऑफ लोन टिल कब तक जाएगा, डेट ऑफ रीपेमेंट तक जाएगा। कब तक जाएगा, डेट ऑफ रीपेमेंट तक जाएगा। लोन जब चुका दिया तब तक जाएगा, वो होगा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर कंस्ट्रक्शन से के बाद रीपेमेंट हो रही है तो कंस्ट्रक्शन से पहले का 31 मार्च तक जाना है। बट अगर कंस्ट्रक्शन बाद में खत्म हो रही है बट लोन पहले चुका दिया तो डेट ऑफ लोन से लेकर डेट ऑफ रीपेमेंट तक जाना है। दैट इज माय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। एग्जांपल भी समझ लें क्या, आओ एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लो डेट ऑफ लोन है 15 जून 2022 और डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन है 17 अगस्त 2025 और जो लोन की रीपेमेंट है, डेट ऑफ रीपेमेंट, जो लोन की रीपेमेंट है वो है 1 दिसंबर 2025। तो ऐसे केस में क्या करना है पता है, ये डेट ऑफ लोन है ना, ये डेट ऑफ लोन है, तो डेट ऑफ लोन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 15 जून 2022 से स्टार्ट होगा टू 17 अगस्त से पहले का 31 मार्च, यानी 31 मार्च 2025 तक जाएगा। ये पीरियड हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा। और अगर मैं यही एग्जांपल यहां लगाऊं तो डेट ऑफ लोन क्या है, 15 जून 2022। डेट ऑफ कंप्लीशन क्या है बताओ, डेट ऑफ कंप्लीशन है मान लो 17 अगस्त 2025। और मान लो अगर लोन की जो रीपेमेंट हो रही है वो कब हो रही है, लोन की रीपेमेंट कब हो रही है, मान लो हो रही है 15 मार्च 2025। तो ऐसे केस में लोन पहले चुका दिया ना तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमारा कहां से लेकर कहां होगा, तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होगा 15 जून 2022 से लेकर 15 मार्च 2025। क्या ये बात क्लियर है? बस। और इसमें जो भी इंटरेस्ट आएगा ना उसकी डिडक्शन हमें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलनी है और वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उस ईयर से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन खत्म हुई थी। आओ इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। Mr. Rohit Sharma takes a loan of rupee 40,000, 15% interest for constructing a house on June 10, 2018. Construction of the house is completed on 20th June 2024, 20th Jan 2024. Compute interest allowable as deduction under section 24B. Date of repayment of loan दिया है 16 जनवरी 2027। तो पहले वाले पार्ट की अगर हम बात करें, अगर हम पहले वाले पार्ट की बात करें तो लोन की रीपेमेंट बाद में हुई है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन पहले हुई है कि नहीं? अगर डेट ऑफ रीपेमेंट कौन सी है बताओ, 16 जनवरी 2027, अगर ये है लोन की रीपेमेंट तो ऐसे केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B निकालना है मुझे। और इस केस में सबसे पहले निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कौन सा है यहां पर क्वेश्चन में दिया असेसमेंट ईयर 24-25, यानी प्रीवियस ईयर 23-24 है। तो भाई क्या पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है? यस, क्योंकि लोन तो चुकाया ही नहीं है, लोन चुकाया है 16 जनवरी 27 में, तो 23-24 में तो पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है। तो 40,000 का लोन है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो इंटरेस्ट कितना बना
बताओ इंटरेस्ट कितना बना, 6,000 रुपए। दूसरा है इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब ये निकालने के लिए आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखना होगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में स्टार्ट कहां से होगा बताओ, डेट ऑफ बोरिंग ऑफ लोन से लेकर जब आपके कंस्ट्रक्शन खत्म हुई उससे पहले का 31 मार्च। तो लोन आपने लिया 10 जून 2018 और कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो रही है, जनवरी 20 2024, उससे पहले का 31 मार्च बनेगा 31 मार्च 2023। तो बच्चों अगर हम लोग देखें तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जून में कितने दिन, 21 दिन। कैसे, 10 तारीख को भी आप लोन लिया आपने तो वो भी काउंट करोगे, और 20 दिन, तो 21 दिन तो जून के हो गए। तो जून के 21 हो गए, तो अब जून के एंड में आ गए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो 21 दिन तो लिख ही लो। उसके बाद जून के एंड में आ गए ना, तो अब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च तक जाना ना, तो मार्च तक हो गए 9 महीने। और फिर अब आप पहुंच गए 31 मार्च 2019 पे। जब आप 9 महीने 21 दिन ऐड कर दोगे ना इस डेट के अंदर, तो आप पहुंच गए 31 मार्च 2019 में। और 31 मार्च 2019 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23, यानी 4 साल। तो 4 साल 9 महीने और 21 दिन का इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे निकालें, 40,000 का 15% कितने सालों के लिए, 4 सालों के लिए, तो ये बनेगा 24,000 रुपये। फिर इसके बाद 40,000 का 15% 9 महीने के लिए, ये कितना आएगा, 4500 रुपये। फिर 40,000 का 15% 21 दिन के लिए, फिर कितना आएगा, 40,000 15% 21 डिवाइडेड बाई 365, यह आएगा 345 रुपए। दोस्तों टोटल अगर हम देखें तो कितना बन रहा है ये, 28,845 डिवाइडेड बाई 5 ईयर्स, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में बांट देना चाहिए, 28,845 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा 5769, 5769। तो दोस्तों मेरे को टोटल जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलने वाली है वो कितने इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, 11,769। सेक्शन 24B में मुझे 11,769 के इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सर बी पार्ट है, उसमें लिखा है 30 जून 2025 को रीपेमेंट हुई है, तो ये भी तो सेम ही रहेगा, लोन की रीपेमेंट तो बाद में ही हो रही है, तो इसलिए इसका भी आंसर सेम रहेगा 11,769। सॉरी एवरीवन, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गई कैमरा को लेकर, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने बीच में से वीडियो काटी है, ठीक है। तो सी पार्ट जो हम लोग कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अगर आपने लोन 31 अक्टूबर 2021 से 21 में ही रीपेमेंट कर दी तो लोन पहले चुका दिया ना, क्योंकि लोन पहले चुका दिया तो बताओ कब तक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड रहेगा। अब इसमें मैं बताओ, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24 तो नीली आएगा, इसका तो नीली आएगा, बट क्यों, क्योंकि लोन 23-24 में आउटस्टैंडिंग है ही नहीं। अब प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालोगे तो 10 जून 18 से लेकर जब लोन चुका दिया वो डेट तक रहेगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, विच इज 31 अक्टूबर 2021। तो आपके बने 21 दिन, 4 महीने और 3 साल, कैलकुलेट करके देखो तो ये आ रहा होगा 20,345 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 4069। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो दोस्तों इसी प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना होगा। बस इस वाले केस में लोन की रीपेमेंट पहले कर दी थी, इसलिए प्रीवियस ईयर 23-24 में लोन आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, तो वो वाला हम निकालेंगे ही नहीं इंटरेस्ट। और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपको निकालना पड़ा, जिस डेट पर लोन लिया, रीपेमेंट पहले हो गई तो रीपेमेंट डेट पर ही प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब एक क्वेश्चन करते हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है, और ये सब चीजें होंगी, तो वो पूरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 10 ट्राई करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सौरभ एक हाउस प्रॉपर्टी ओन करता है, उसके पास ये कुछ इंफॉर्मेशन दी है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड, स्टैंडर्ड एंड, एक्चुअल एंड पर मंथ, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर, रिपेयर के खर्चे, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसका कुछ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। सौरभ ने 12 लाख रुपए का सम बोरो किया है 10% पर एनम पर 1 जुलाई 21 को, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वाज कंप्लीटेड ऑन 28 Feb 2023। कंप्यूट हाउस प्रॉपर्टी इनकम, तो लिखें कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसमें,
सबसे पहले हमें स्टार्ट कहां से करना पड़ेगा? हमारा फॉर्मेट स्टार्ट करता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। बच्चों क्योंकि हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू नहीं पता है तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग सेपरेटली कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अब एक ग्रॉस एनुअल वैल्यू जब आप निकालोगे, इसमें हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए म्युनिसिपल वैल्यू जो कि आपको दी हुई है। कितनी दी हुई है म्युनिसिपल वैल्यू? 2 लाख। तो लो जी 2 लाख। सेकंड क्या चाहिए हमें? फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना दिया हुआ है? 252। और आपको पता है हमें इन तीन दोनों में से हायर लेना होता है, तो हम लिखेंगे हायर ऑफ, ये थोड़ा प्रेजेंटेशन के हिसाब से लिख रहा हूं मैं, हायर ऑफ 1 and 2 विच इज 2,52,000। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? स्टैंडर्ड रेंट दिया है 240। तो क्या करना है बताओ? लोअर ऑफ 3 and 4। स्टैंडर्ड रेंट कितना आया? 2,40,000। और फिर इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट के साथ। एक्चुअल रेंट के साथ, और एक्चुअल रेंट कितना दिया है? एक्चुअल रेंट कितना दिया है बताओ? 23,000। तो 23,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 23 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 2,76,000। 2,76,000। और इसमें हमें क्या करना है? हमें कंपैरिजन करना है विच एवर इज हायर, हायर ऑफ 5 and 6। क्या ये बात क्लियर है? 2,76,000 ये आ गया मेरा जीएवी। बच्चों जीएवी आ गया मेरा 2,76,000। इसमें ना ही कोई अनरियलाइज्ड रेंट का चक्कर है, ना ही कोई लॉस गुड वैकेंसी है। 2,76,000 आ गया। अब इसमें से माइनस करेंगे हम क्या? म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि आपको दिए हुए हैं। क्या म्युनिसिपल टैक्सेस पेड? म्युनिसिपल टैक्सेस है तो 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, और म्युनिसिपल वैल्यू है कितनी? 2 लाख। उसका 20% हो गया 40,000, और उसका 50% पे किया है ना? तो हमने तो पेड देखना होता है, तो 20,000। ये आ गई हमारी एनुअल वैल्यू। क्या आ गई? एनुअल वैल्यू विच इज 2,56,000। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% कितनी होगी? 2,56,000 की 30%, 256 का 30% इज 76,800। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए भी हम बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 2। बच्चों इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या लिखा हुआ है कि सौरभ ने 12 लाख का लोन लिया 1 जुलाई 21 को, और कंस्ट्रक्शन खत्म हो रही है 28 फरवरी 2023 को, और ये नहीं लिखा हुआ कि लोन की रीपेमेंट हो गई। ठीक है, तो लोन की अगर रीपेमेंट नहीं हुई तो क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर निकालोगे। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23-24। लोन पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो 12 लाख रुपए का 10% का इंटरेस्ट कितना आएगा? 1,20,000। फिर हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, और प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर हम देखें ना तो वो स्टार्ट हो रहा है कहां से बताओ? स्टार्ट हो रहा है कहां से? 1 जुलाई 21 से कहां तक? जब कंस्ट्रक्शन खत्म हुई उससे पहले का 31 मार्च। कंस्ट्रक्शन खत्म हुई 28 फरवरी 2023, उससे पहले का 31 मार्च 31 मार्च 2022। तो दोस्तों ये बनेंगे 9 महीने, और 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल दो। 12 लाख का 10% 9 महीने के लिए 9/12 विच इज 90,000, और इस 90,000 को डिवाइड कर दो 5 सालों में, तो ये बनेगा 18,000। और ये 18,000 और ये ऐड करके टोटल इंटरेस्ट आएगा 1,38,000। ये 1,38,000 के इंटरेस्ट की आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों माइनस कर दो तो मेरे पास आ रहा है 2,56,000 माइनस 76,800 माइनस 1,38,000 विच इज 41,200। ये मेरी आ गई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। डन? इज दैट क्लियर एवरीवन? तो ये मेरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। नाउ एवरीवन, क्वेश्चन मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करा दिए हैं साथ साथ, और काफी चर्चाएं हो रही हैं। तो आप लोग क्या करोगे? अगले टॉपिक पे आओगे आप लोग। बाकी के क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस अपने आप करो, ठीक है? क्योंकि ये फास्ट ट्रैक क्लास है तो मैं इसको जल्दी ही कवर करना चाहूंगा। इसके बाद मैं आपके साथ करा रहा हूं इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी,
जो कि आता है बच्चों सेक्शन नंबर 23(2). सेक्शन नंबर 23(2) सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी इनकम निकालने के लिए आपको पता है अगर मैं इसकी बात करूं तो एनुअल वैल्यू तो नीली होता है, एनुअल वैल्यू तो नीली होता है। इसमें से बस माइनस करेंगे तो क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो है सेक्शन नंबर 24(b) में उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। जो भी अमाउंट होगा इंटरेस्ट का वो माइनस कर देंगे। अब देखो इंटरेस्ट जो है सिर्फ उस वजह से आपका आंसर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नेगेटिव आ सकता है, उसी वजह से सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आंसर नेगेटिव आ सकता है, अदरवाइज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आंसर नेगेटिव नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, दूसरा, इसकी एक लिमिट है, इसकी एक लिमिट है। ये जो इंटरेस्ट है ना, इसकी एक लिमिट है, और वो लिमिट क्या है, लिखते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड। मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड, कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट अलाउड है अंडर सेक्शन 24(b) इन द केस ऑफ ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी? क्या, इफ लोन इज टेकन फॉर परचेज ऑब्लिक कंस्ट्रक्शन on or after 1/4/1999 and construction has been completed within 5 years। बच्चों अगर ये सारी कंडीशंस आप पूरी करते हो, अगर आप ये सारी कंडीशंस पूरी करते हो तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा मालूम है? एक्चुअल इंटरेस्ट जितना भी हो मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख रुपए पर एनम, विच एवर इज लेस। और अगर कोई और, ठीक है, इन एनी अदर केस, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर अगर कोई भी कंडीशन मिसिंग हो, या इन एनी अदर केस कि मतलब कंस्ट्रक्शन जो है वो 5 साल से ज्यादा टाइम लगा दिया, लोन परचेज कंस्ट्रक्शन लेनी है किसी और टाइम के लिए, किसी और चीज के लिए है, तो ऐसे केस में जो इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मैक्सिमम कितनी मिलेगी, एक्चुअल इंटरेस्ट या 30,000, विच एवर इज लेस। क्या ये बात क्लियर है? तो आपको इतने इंटरेस्ट की आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। क्या ये बात क्लियर है? और अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम लोग हमेशा साइलेंट केस में यही एजम्पशन लेके चलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये है किस केस में, ओनली इन द केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जो आपको ध्यान देना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कभी भी इंडिविजुअली अलग से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। आ जाओ दोस्तों अगले सेक्शन पे चलते हैं। इसका है सेक्शन नंबर 23(3), where any self-occupied property has been let out for part of the year, then it shall be considered as let out house property for whole of the previous year, क्या समझे? अगर कोई प्रॉपर्टी जो कि सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, आप उसमें रह रहे थे और वो प्रॉपर्टी को पार्ट ऑफ द ईयर किराए पर देते हो, तो ऐसे केस में वो पूरे साल के लिए किराए वाली प्रॉपर्टी मानी जाती है। तो मतलब मान लो पूरे साल भर में 1 महीने के लिए भी आपको ने प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी ना, तो पूरे साल के लिए वो सेल्फ लेट आउट प्रॉपर्टी मानी जाएगी। हम इनकम लेट आउट प्रॉपर्टी के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया सेक्शन 23(3). इसके बाद आता है सेक्शन 23(4), जो कि कहता है मोर देन 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। और इसका कहना बड़ा ही क्लियर है कि अगर आपकी कितनी प्रॉपर्टीज है, 2 से ज्यादा,
तो ऐसे केस में दो प्रॉपर्टी तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई भी आप ले सकते हो और बाकी सारी प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट होंगी। इफ assessee has more than two self-occupied house properties, then any two house property shall be considered as self-occupied and all other house properties shall be considered as deemed to be let out। बाकी सारी प्रॉपर्टीज क्या मान ली जाएंगी? लेट आउट प्रॉपर्टीज मान ली जाएंगी, डीम टू बी लेट आउट। इज दैट क्लियर एवरीवन? समझ गए बात? इस पे भी एक क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं, आ जाओ। मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफी ज्यादा आता है, रेगुलर बेसिस पे आता है। मैं क्वेश्चन नंबर 17 कराना चाहता हूं आपको इसी क्वेश्चन में। गणेश के पास 3 घर है, ऑल ऑफ विच आर सेल्फ ऑक्यूपाइड। द पर्टिकुलर्स ऑफ द हाउसेज आर दीज एज फॉलोज। आपको तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड दिया, तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड तो हो नहीं सकते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें ऑप्शन लेना है। ऑप्शन 1, मैं किसी दो प्रॉपर्टीज को क्या मान सकता हूं? सेल्फ ऑक्यूपाइड ना। तो हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3, इनमें से किसी एक को मैं क्या, दो को मान लूं सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो ऑप्शन 1 ले लो। ऑप्शन 1 में मैंने मान लो हाउस 1 को मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया है, इसको भी सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लिया है, और इसको डीम टू बी लेट आउट कर दिया। डीम टू बी लेट आउट, इसको लेट आउट मान लिया। वैसे तो सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, बट ऐसे केस में ये काम करना होगा अगर आपके पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करेंगे? ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। इसके लिए वर्किंग नोट में नहीं बना रहा हूं, मैं यहीं पर सॉल्व कर रहा हूं। म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी हुआ है 3 लाख, सॉरी ये तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो एनुअल वैल्यू ही क्या होता है? निल। तो जीएवी तो निल आएगा। इधर बात करते हैं लास्ट वाली प्रॉपर्टी में। 330 और 380 विच एवर इज हायर। 380 और 375 विच एवर इज लेस। 375। तो 375 ले लेंगे बच्चों, यहां पर माइनस कर देंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो कि पेड होना चाहिए। म्युनिसिपल टैक्सेस की रिडक्शन यहां नहीं मिलेगी क्योंकि इसका तो एनुअल वैल्यू ही नहीं होता है, सिर्फ इधर मिलेगी लास्ट वाले में। और आपके यहाँ 6% है, वो 6% किसका निकालोगे? म्युनिसिपल वैल्यू का। 3,30,000, इसका 6% विच इज 19,800। यह आ गई मेरी एनुअल वैल्यू। यहां आ गया निल, यहां आ गया निल, और यहां पे आ गया 375,000 माइनस 19,800 विच इज 355,200। इसमें से माइनस करेंगे क्या? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि कितनी है? 30%। यह आएगी निल, यह आएगी निल, और यहां आएगी 30% विच इज 106,560। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपको कितना दिया हुआ है? अगर हम हाउस 1 की बात करें तो उसमें तो है ही नहीं, तो छोड़ दो। हाउस 2 की बात करें तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है और रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है, तो मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 30,000, है ना। और अगर हम हाउस 3 की बात करें तो ये परचेज के लिए लिया है 175 का, और ये लेट आउट है। वैसे भी तो लेट आउट है तो पूरा ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेट आउट। तो बताओ इसमें आंसर क्या आएगा? इसमें तो आएगा निल, इसमें आएगा -30, और इसमें कितना आएगा? 355,200 माइनस 106,560 माइनस 1,75,000 विच इज 73,640 पॉजिटिव। तो बच्चों अगर मैं कहूं टोटल कितना आ रहा है, तो इसका टोटल आ रहा है 43,640 मेरा ऑप्शन नंबर 1 में। अब मैं ऑप्शन नंबर 2 लेकर देख रहा हूं। ऑप्शन नंबर 2 जहां पर मैं हाउस 1, हाउस 2 को डीम टू बी लेट आउट ले लूंगा, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लूंगा, इसको लेट आउट ले लेता हूं, इसको सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेता हूं, ठीक है।
अब अगर मैं ऐसा करता हूं तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या आएगा, इन दोनों का तो नील आएगा। बहुत अच्छे। हाउस 2 की बात करते हैं तो म्युनिसिपल वैल्यू है 360 और 275, विच एवर इज हायर 360, 360 और 370, विच एवर इज लेस 360। तो यहां आएगा 3,60,000। माइनस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस, जो कि आपको लिखा है 8% है म्युनिसिपल वैल्यू का, विच इज 360 का 8%। 360 का 8% इज 28,800। 28,800 यह आएगा नील, यह आएगा नील, और यह आएगा मेरा एनुअल वैल्यू नील। 3,60,000 minus 28,800 which is 3,31,200। इसमें से माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30%, विच इज यहां पर नील आएगा, यहां पर भी नील आएगा, और यहां पे क्या आएगा इसका 30%, विच इज 99,360। 99,360 माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, जो कि यहां वाले में नील ही आएगा। अगेन सेल्फ ऑक्यूपाइड में कुछ है ही नहीं, यहां पर 55,000 पूरा का पूरा आ जाएगा। बताओ क्यों? क्योंकि ये लेट आउट प्रॉपर्टी है ना बेटा, लेट आउट है तो पूरा मिलना चाहिए। वहां पर 1,75,000 लिखा है, तो आपको कितना मिलेगा? 1,75,000 लिखा है, तो यहां पर आपको पूरा ही मिल जाएगा, क्योंकि 2 लाख रुपए वाला तो मिल ही सकता है, यहां पर कंडीशन पूरी हो रही है। तो यहां पर आंसर आएगा नील, यहां पर आएगा -1,75,000, और यहां आ जाएगा 3,31,200 माइनस 99,360 माइनस 55,000 विच इज 176,840। यहां पे आ गया टोटल 1,840 हमारा टोटल। अब मेरा लास्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3, हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3। हाउस 1, हाउस 2 और हाउस 3। अब यहां पर मैं कौन सा ऑप्शन ले रहा हूं? सेल्फ नहीं, यहां पर मैं ले रहा हूं लेट आउट, यहां ले रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और यहां पर भी ले रहा हूं सेल्फ ऑक्यूपाइड। ऐसा करूंगा तो जीएवी क्या होगा? हाउस 1 का निकाल लेते हैं, 3 और 375 विच एवर इज हायर 375, 375 और 350 विच एवर इज लेस 350। तो यहां आ गया 350, यहां पर आएगा नील, यहां पर आएगा नील। माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, यहां पर 12% लेना है 3 लाख का, तो 36,000। यहां नील, यहां नील, यह आएगा कितना? 3,14,000। यहां नील, यहां नील, इसमें से ये आ गया एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि है 30%। 3,14,000 का 30% इज 94,200। यहां नील, यहां पे भी नील। माइनस करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जब इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करता हूं ना, तो यहां पर हाउस 2 में 55,000 का इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी, बट 55 सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो 30 ही मिलेगी, यहां पे आप 30 ही क्लेम कर पाओगे। और यहां पर हम हाउस 3 की बात करें तो वहां पर आपको 2 लाख तक मिल सकती है, बट वहां पर आपको मैक्सिमम कितनी 175 मिलेगी, क्योंकि एक्चुअल इंटरेस्ट 175 है। बट अगर 175 और 30,000 ऐड कर दूं तो 2,05,000 बनता है। इन एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा मैं क्लेम नहीं कर सकता, इन एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा क्लेम नहीं कर सकता, तो मैं यहां 170 ही क्लेम कर पाऊंगा। क्या ये बात क्लियर है? तो यहां आएगा -30, यहां आएगा -170, और यहां पे आएगा 3,14,000 माइनस 94,200 विच इज 2,19,800। तो एडजस्ट करने के बाद मेरा, अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल आ रहा है 19,800। तो विच ऑप्शन इज बेटर दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 इज बेटर। तो मैं बस फाइनली आंसर में लिख दूंगा अपने कि ऑप्शन नंबर 2, जिसमें लोअर इनकम आ रही है, इट इज बेटर। इज दैट क्लियर एवरीवन? दैट्स इट। समझ में आया? ₹1840। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही करते हैं बच्चों, बाकी अगली क्लास मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।